दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, ये चोला एम्पायर का फाइनल पार्ट है। इसमें हम जानेंगे कि चोला एम्पायर का डिक्लाइन आखिरकार कैसे हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुलोतुंगा चोला जो फर्स्ट थे उनके टाइम पे उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, उन्होंने कैसे एम्पायर को हैंडल किया और कैसे आर्मी और नेवी का यूज़ किया, जिस वजह से जो है एम्पायर वीक पड़ने लगा। और हम जानेंगे कि उनके बाद जो सक्सेसर आए उनके, वो काफ़ी वीक थे, उन्होंने कैसे एम्पायर को हैंडल किया, कैसे जो बाहर से जो अटैक हो रहे थे उनको डील किया और कैसे एम्पायर चोला एम्पायर जो है वो और डिक्लाइन की तरफ बढ़ता गया। और फाइनली हम जानेंगे कि क्या सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से जो है एम्पायर फाइनली पूरी तरह डिफीट हो गया, पूरी तरह डिक्लाइन हो गया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 1070 CE में कुलोतुंगा फर्स्ट पावर में आते हैं। अब इससे पहले क्या था, जो नेवी थी वो बहुत पावरफुल थी। साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, आसपास का आइलैंड, सब जगह चोलास का दबदबा था। लेकिन कुलोतुंगा चोला जो है ना, उन्होंने कुल 50 साल तक राज किया और उन्होंने पूरा जो फोकस है ना वो बाहर से हटाकर इंटरनल मैटर्स पे लगा दिया। यानी कि चोला एम्पायर के अंदर क्या चल रहा है, उनका पूरा फोकस था कि जो चोला एम्पायर है ना उसके अंदर एक स्टेबिलिटी रहे। भाई बाहर मेरी टेरिटरी जाए उसका गम नहीं, बाहर एक्सपेंशन भले मैं नहीं करूं पर मेरी टेरिटरी एकदम स्टेबल रहे। तो उन्होंने पूरा जो फोकस था स्टेबिलिटी पे लगाया। उन्होंने जो लोकल चीफ्स थे उनके साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, उनके साथ बातचीत की कि भाई तुम बगावत मत करना मेरे साथ। इन्होंने धीरे धीरे ना एक्सपेंशन को कम कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। इनका जो पूरा टाइम था ना, इन्होंने एम्पायर को खाली डिफेंड किया है। अब श्रीलंका पे इनका कंट्रोल था, साउथ ईस्ट एशिया पे इनका कंट्रोल था, यानी कि श्री विजय एम्पायर पे। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि धीरे धीरे जो है ना वहां पे दबदबा बनाना मुश्किल हो गया, बहुत महंगा पड़ने लगा। अब जब आप किसी दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर रहे हो तो भाई पैसा भी बहुत लगने वाला है, आर्मी वहाँ डिप्लॉय करनी पड़ेगी और बहुत झंझट मारी, बहुत खर्चा आने वाला है। श्रीलंका में जो लोकल सीनली किंग थे उन्होंने धीरे धीरे पावर में आना शुरू कर दिया। इनके खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर से ये लड़ाई लड़ते थे। जो लोकल्स थे श्रीलंका के वो भी अब चोलास को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्होंने बगावत करनी चालू कर दी। भाई वो बहुत गुस्सा थे। फिर धीरे धीरे चोलास ने क्या किया, जो नेवी थी, जो आर्मी थी, उसको हटाना चालू कर दिया। वापस उन्होंने चोला किंगडम में बुला दिया। अब दिक्कत क्या हो गई कि 20-30 साल तक आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड थी, लेकिन पैसा 1 रुपया आ नहीं रहा था, सारा पैसा इनको डालना पड़ रहा था। लोकल्स का सपोर्ट था नहीं, ऊपर से जो लोकल सीनली किंग था वहाँ का राजा, वो धीरे धीरे पावर में आ रहा था, तो बहुत महंगा पड़ रहा था। तो श्रीलंका से धीरे धीरे इनका पावर गया। फिर इन्होंने फोकस किया श्री विजय एम्पायर। अब श्री विजय एम्पायर में भी सेम चीज़ हुई। वहाँ के जो लोकल राजा थे उनको भी लोकल्स का पूरा सपोर्ट था, तो धीरे धीरे वो भी पावर में आने लगे। अब पावर में आए तो इनका कंट्रोल ढीला पड़ने लगा और धीरे धीरे इन्होंने ना वहाँ से भी आर्मी हटा ली और चोला किंगडम में वापस बुला ली। और कुलोतुंगा का जो माइंडसेट था ना वो कभी ऑफेंसिव था ही नहीं, उनका मेन फोकस था डिफेंड करना, अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना और स्टेबिलिटी लाना चोला एम्पायर में। तो वो उन्होंने बिल्कुल किया। उन्होंने इंटरनल रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारे टैक्सेशन पॉलिसी लाई, लोकल चीफ से बात की और बहुत कुछ किया जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अब जब साउथ ईस्ट एशिया से नेवी वापस आई ना तो एक और दिक्कत होगी। जो इंडियन ओशन पे इनका जो कंट्रोल था ना वो चला गया। और इंडियन ओशन पे कंट्रोल जाना मतलब ट्रेड रूट पे कंट्रोल जाना, और ट्रेड रूट पे कंट्रोल जाना मतलब धीरे धीरे पैसा खत्म होना, क्योंकि सारा पैसा ट्रेड रूट से ही आ रहा था, मैक्सिमम पैसा। एक इन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम की कि ओवर ब्यूरोक्रेसी कर दी। मतलब क्या था, इन्होंने ना टैक्सेशन सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम और एग्रीकल्चर सिस्टम, इसके ना इतने सारे ऑफिस खोल दिए कि एक के बाद एक लेयर्स बढ़ती गई और कॉम्प्लिकेटेड होती गई। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फार्मर जो है ना, जो फसल उगाता था और जिस फसल की वो टैक्स देता था, वो पूरा पैसा ऊपर तक पहुंचता ही नहीं था। जो बीच में जो लोग होते थे ना, चीफ्स वगैरह, वो खुद ही पैसा खा लेते थे। मान लीजिए कि रेवेन्यू आ रहा है साल का 1 लाख रुपए, लेकिन वो जो चीफ है वहां का, उस जगह का, वो ऊपर तक पहुंचा रहा है राजा तक सिर्फ 50,000 रुपए। तो ऐसे अंदर करप्शन बढ़ने लगा। अब थे फ्यूडल लॉर्ड्स, जो जमींदार थे। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, करप्शन चालू किया ऐसे ही, और वो भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगे, क्योंकि ऊपर का जो रूलर था, राजा था, वो वीक था। तो धीरे धीरे ये भाई हम कह के हम आज़ाद होंगे। जब तक रूलर पावरफुल होता था तब तक तो ये सब कंट्रोल में रहते थे, चुप रहते थे। लेकिन जैसे ही वीक रूलर आया वैसे ही इंडिपेंडेंट होना चालू कर देते थे, बगावत चालू कर देते थे और बहुत करप्शन करते थे। कुलोतुंगा चोला फर्स्ट, इनके बाद जो सक्सेसर आए जो थे विक्रम चोला, कुलोतुंगा सेकंड, राजा राजा सेकंड और राजाधिराज सेकंड। ये सब कुलोतुंगा फर्स्ट के बाद ये सब जो लाइन्स और रूलर्स बने। लेकिन दिक्कत ये थी कि बहुत वीक थे एम्पायर हैंडल करने में। एम्पायर था बहुत बड़ा चोला एम्पायर, रूलर्स थे बहुत कमजोर। तो दिक्कत आपको पता ही है क्या होने वाली है, एम्पायर पड़ गया वीक। अब 12th सेंचुरी के आसपास जो पांड्या किंगडम था, मदुरई से रूल करते थे पांड्या किंगडम, वहां पे एक राजा था
जयवर्मन सुंदर पांड्या। ये जो राजा है इन्होंने ना कॉन्स्टेंटली बारंबार चोला एम्पायर पे हमला किया, और जो चोला किंगडम था, अब रूलर्स बहुत वीक थे तो वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इवेंचुअली जीत नहीं पा रहे थे। या तो मैच टाई हो जाता था या चोलाज हार जाते थे, और बहुत बार हारे चोलाज। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोकल्स का जो सपोर्ट है वो हटने लगा, लोकल्स जो चीफ है उनका सपोर्ट हटने लगा, और जो आम नागरिक है, किसान है, उनका भरोसा उठने लगा कि भाई हमारा राजा तो बार बार हार रहा है, अब क्या करें, ऊपर से टैक्स इतना ले रहा है। तो उनके अंदर एक खुंदक आ गई, गुस्सा आ गया। उनके मन में भी एक बगावत की भावना है कि अगर हम पांड्यास को अगर पावर में ला ले किसी तरह से, तो भाई हो सकता है कि वो अच्छी तरह से ट्रीट करे, टैक्सेशन कम कर दे, हमें अच्छी लाइफस्टाइल दे। और पांड्यास का जो पूरा कंट्रोल था ना, वो मैं आपको बताता हूँ। पांड्यास पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल करते थे, श्रीविजय एम्पायर को कंट्रोल करते थे, और श्रीलंका को कंट्रोल करते। जैसे ही चोलाज ने वहां से नेवी हटाई, पांड्यास ने मौके का फायदा उठा लिया सर। पांड्यास ने अपनी नेवी भेजी श्रीविजय और श्रीलंका पे, और पूरे को कंट्रोल कर दिया, पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल कर लिया। तो इवेंचुअली सारा पैसा इनके पास आने लगा, इन्होंने और नेवी बिल्ड की, ये भी एक्सपेंशन मोड में आ गए और पावरफुल हो गए, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा चोलास को। अब बात करते हैं होयसलास। होयसलास जो थे ना, वो कर्नाटका के रूलर थे। इनके जो एक बहुत फेमस राजा थे वो थे वीरबल्ला सेकंड। इनके सक्सेसर जो थे वीरबल्ला, और उनके सक्सेसर जो थे वो बहुत पावरफुल थे। इन्होंने भी बार बार चोलास पे हमला किया और चोलास को वीक किया। होयसलास की एक खासियत थी, ये ना कभी एक साइड से नहीं लड़ते थे, कभी ये चोलास के साथ हाथ मिला लेते थे, कभी ये पांड्यास के साथ हाथ मिला लेते थे। इनका मेन रीजन जो था कि भाई मैं पावर में रहूं और मेरा इंटरेस्ट जो है वो सर्वप्रथम है। चोलास की एक मजबूरी थी कि भाई होयसलास की सपोर्ट के बिना वो पांड्या से लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि चोलास जो थे वो पहले जितने पावरफुल नहीं थे सर, पहले वो अकेले ही सबको हरा देते थे। लेकिन अभी जो है उनको सपोर्ट की जरूरत थी होयसलास की, और होयसलास मौके का फायदा उठाते थे, कभी इनसे धोखाधड़ी कर देते थे, कभी इनको सपोर्ट भी करते थे, लेकिन इवेंचुअली उनका मेन पर्पस था भाई अपना फायदा करना। अब ये जो बार बार युद्ध हो रहे थे होयसलास और पांड्यास से, अब इसका परिणाम क्या हुआ? अब दिक्कत ये हो गई कि धीरे धीरे जो अथॉरिटी थी इनकी चोलास की, वो कम होने लगी अपने किंगडम से, और बाहर भी कम होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे जो है टेरिटरीज कम हो रही थी, और अपनी जो टेरिटरी बची थी उसमें लोगों ने सपोर्ट कम कर दिया सर, क्योंकि हैवी टैक्सेशन था, लोकल चीफ जो थे वो बगावत कर रहे थे। तो धीरे धीरे लोगों ने भी सपोर्ट कम कर दिया, लोग भी पांड्यास की साइड चले गए, और अथॉरिटी जो थी धीरे धीरे वो डिक्लाइन होनी चालू हो गई। और रूलर जो थे वो सर इतने वीक थे कि वो एम्पायर को संभाल ही नहीं पा रहे थे, ना वो युद्ध जीत पा रहे थे, ना वो अपने एम्पायर को संभाल पा रहे थे, और इवेंचुअली धीरे धीरे चोला एम्पायर डिक्लाइन होता गया इन वीक रूलर्स की वजह से। अब बात करते हैं सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रेस जो चोला एम्पायर पे पड़ रहा था, जो किसी को नहीं पता था लेकिन पड़ रहा था भाई, बहुत नुकसान हो रहा था। अब इसमें क्या था, सबसे बड़ा जो स्ट्रेस था वो था टेम्पल्स का। अब ये कैसे, लोग कहेंगे भाई टेम्पल्स तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि राजा जो थे एक तो वीक थे, ऊपर से बहुत बड़े दानी, तो टेम्पल्स को बहुत ज्यादा जमीन दान दे दी, ब्राह्मण जो थे उनको बहुत ज्यादा जमीन दान दे दी, और एक बार जमीन दान दे दी सर, फिर वो चली गई, मतलब फिर उस पर राजा का कोई कंट्रोल नहीं है। अब जो टेम्पल्स जो थे और जो ब्राह्मण्स थे वो अपने हिसाब से उस जमीन को यूज करते थे, सारा पैसा खुद ही रख लेते थे और खुद के हिसाब से खर्च करते थे। और जो टेम्पल्स थे ना, वो सिर्फ आज के टेम्पल्स की तरह नहीं है, वो एक इकोनॉमिक हब थे, पूरा समझ लीजिए बैंक था टेम्पल। अब इससे दिक्कत क्या हो गई लैंड ग्रांट से, कि भाई राजा के पास जमीन बहुत कम रह गई, और अब जमीन कम रह गई मतलब भाई फसल कम जमीन पे उगेगी, कम फसल उगेगी तो टैक्स कम मिलेगा, और टैक्स कम मिलेगा तो डिक्लाइन तय है। फिर एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि पहले जो एम्पायर था उसको टैक्स मिलता था साल में 1 करोड़, अब इन्होंने जमीन दान दे दी मंदिरों को, ब्राह्मण्स को, तो अब टैक्स घट के रह गया सिर्फ 50 लाख। अब जो एम्पायर पहले 1 करोड़ में चलाना होता था अब सिर्फ 50 लाख में चलाना पड़ रहा है। तो भाई दिक्कत तो होगी, बहुत बर्डन पड़ रहा था। और एक दिक्कत हो गई कि एग्रीकल्चर जो था वो भी डिक्लाइन हो गया। अब कैसे, कि जो बार बार हमले जो हो रहे थे चोला एम्पायर पे, वो लोग क्या करते थे, वो जो हमलावर आते थे, वो जो इरिगेशन कैनाल होती थी और जो टैंक होते थे पानी के या तालाब होते थे, उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। सारा पानी जो है सर वो बर्बाद हो जाता था। तो इस वजह से क्या होता था, फसलों के लिए पानी बचता ही नहीं था, सूखा पड़ जाता था और भूखमरी आ जाती थी, अकाल पड़ जाता था। और इन सब की वजह से जो किसान था मामूली सा, वो टैक्स नहीं दे पाता था, और ऊपर से राजा जो था वो टैक्स बढ़ाया जा रहा था, हैवी टैक्सेशन था। तो किसानों के मन में एक विद्रोह की भावना आ गई, उन्होंने विद्रोह चालू कर दिया। शुरुआत में तो भाई वो उन्होंने दिया, पर फिर पॉसिबल नहीं था तो उन्होंने विद्रोह चालू कर दिया। और एक चीज क्या हुई, ट्रेड रूट लॉस हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन ओशन पे इनका कंट्रोल था, ट्रेड रूट इनके पास था। अब जब इंडियन ओशन पे कंट्रोल गया तो ट्रेड रूट भी गया, ट्रेड रूट चला गया पांड्यास के पास। अब ट्रेड रूट जो था ना, वो इनका सेकंड बैकबोन था, समझ लीजिए। फर्स्ट कौन था, एग्रीकल्चर, मेन ये इस पे डिपेंडेंट थे, पर एग्रीकल्चर गया। अब सेकंड सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट थे, ये
ट्रेड रूट पे, पर ट्रेड रूट भी चला गया। तो इनके जो प्रॉब्लम्स थे ना, खर्चे बढ़ते जा रहे थे और जो सोर्सेस थे इनकम की वो घटते जा रहे थे या खत्म होते जा रहे थे। ऊपर से आसपास के सारे राजा जो थे वो बार बार हमला कर रहे थे, एम्पायर को और वीक कर रहे थे सर। सक्सेसर जो थे, वीक रूलर जो थे, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो बार बार हार रहे थे। अब जो लास्ट के जो रूलर थे ना, राजा थर्ड, कुलोतुंगा थर्ड और राजेंद्र चोला थर्ड। राजेंद्र चोला थर्ड जो थे ना, ये लास्ट रूलर थे। अब दिक्कत क्या होगी, ये जो आखिर के रूलर्स थे ना, इनके टाइम पे भी लड़ाइयां तो हुई, पर ये इतनी बुरी तरह से हारे कि चोला किंगडम वापस उठ खड़ा ही नहीं हो पाया और बहुत शर्मनाक हार थी। 13वीं सेंचुरी में पांड्या किंगडम जो था वो एक आखिरी बार बहुत बड़ा हमला करता है चोला एम्पायर की तरफ, और चोलास जो थे पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन उनकी हार हो जाती है। ये चोलास की आखिरी हार थी। इसके बाद जो था एम्पायर खत्म हो गया। पांड्यास जो थे वो अंदर तक घुस गए उनके एम्पायर के। गंगाईकोंडा चोलापुरम जो चोलास की कैपिटल थी उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। राजास जो थे वो खत्म हो गए या उनको मार दिया गया। शाही खानदान पूरा चला गया। अब जो लोकल चीफ्स बचे थे ना, फ्यूडेटरी जमींदार, वो चले गए पांड्यास की तरफ। उन्होंने उनकी साइड से अब लड़ना चालू कर दिया या उनके गुलाम बन गए। तो ऐसे जो है धीरे धीरे करके चोला एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।